कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही अजीब और हंगामेदार माहौल के साथ, जहां एक बाप अपने नालायक और आवारा बेटे पर पूरी तरह से भड़क चुका है। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है कि तू अभी तक ज़िंदा कैसे है? आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी भी समझदारी दिखाई हो, लेकिन मेरे घर में तेरे जैसा नालायक पैदा कैसे हो गया? अगर मैं इस सेक्ट को संभाल कर नहीं रखता और तुझे हर बार प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह बचाता नहीं, तो लोग कब का तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरा तेल निकाल चुके होते। उस लड़के को पता चलता है कि वो कितना बड़ा बदकिस्मत है कि अपने बर्थडे के दिन उसने एक विश मांगी और बाहर लक ट्राई करने निकला, लेकिन उससे सीधा एक ऐसे हैवी ट्रक ने टक्कर मार दी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में गुड लक लिखा हुआ था। यानी उसकी मांगी हुई विश इतनी ज़्यादा जल्दी और ख़तरनाक तरीके से पूरी हो गई कि वो सीधा यहाँ ट्रांसमिग्रेट हो गया। अब हम देखते हैं कि जिस लड़के की बात हो रही है उसका नाम किन शू है। वो टियांकांग कॉन्टिनेंट पर मौजूद किंगयू सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर है, लेकिन नाम इतना बड़ा होने के बावजूद उसकी कल्टीवेशन लेवल पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा घटिया और लोएस्ट लेवल पर है। वो एक ऐसी बिगड़ी हुई सेकेंड जनरेशन इमॉर्टल औलाद है जिसे सिर्फ मुफ्त का खाना खाने और आराम से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से मतलब है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये नालायक ग्रैंड एल्डर की बेटी को नहाते हुए चुपके से ताक झांक कर रहा था। वहाँ के लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इतना बेरहमी से पीटा कि ये अधमरा होकर ज़मीन पर पड़ गया। ट्रांसमिग्रेट होने वाला बंदा यानी हमारा मैं कैरेक्टर अब अपने ही दिमाग में सोचता है कि ये ओरिजिनल बॉडी का मालिक सच में बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा नमूना था। नहाते हुए लड़की को ताकना और मार खाकर मरने की नौबत पर आना मतलब डेथ को ओपन इनविटेशन देना ही था। इसी बीच सेक्ट के एल्डर्स और सेक्ट मास्टर के बीच एक बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही होती है। एल्डर्स का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन के लिए एक नया ग्रैंड कंपटीशन करवाया जाए और इस नालायक शिनशू को इस पोजीशन से हटा दिया जाए। हमारा मैं कैरेक्टर जो अभी अभी इस बॉडी में आया है ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अभी तो मैंने इस बॉडी में आकर आंखें खोली भी नहीं हैं और मेरा इतना बड़ा टाइटल छीना जा रहा है। हालांकि वो खुद को समझता है कि चलो कोई बात नहीं, ये यंग सेक्ट मास्टर का टाइटल वैसे भी सिर्फ एक नाम का टैग था, अगर ये चला भी जाए तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। तभी उसे पता चलता है कि उसके बाप ने एल्डर्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि वो एक नई शादी करेंगे और नए केपेबल बच्चे पैदा करेंगे ताकि सेक्ट का फ्यूचर संभाल सके। किनशू ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसका बाप उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से रूइंड मानकर एक नया कैरेक्टर क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। किनशू अभी इस टेंशन में ही होता है कि तभी उसके दिमाग में एक मैकेनिकल और पावरफुल वॉइस गूंजती है। वो है टेंसेंट्स इनविंसिबल रिचार्ज सिस्टम सक्सेसफुली बाइंड हो जाता है और होस्ट को अनाउंस करता है कि वो स्पिरिट स्टोन्स या किसी भी तरह के एनर्जी कंटेनिंग ट्रेजर्स का यूज़ करके रिचार्ज कर सकता है और मॉल से कुछ भी ट्रेड कर सकता है। सिस्टम आगे कहता है कि चाहे कल्टीवेशन टेक्निक्स हो, स्पिरिट क्रॉसबोज हो, हाई लेवल स्पिरिट पेट्स हो, माउंट्स हो, अर्थ रियम सर्वेंट्स हो या फिर पावरफुल इमॉर्टल्स, जब तक तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स हैं मैं हर एक चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ तक कि सिस्टम कर्वी और ओबीडियंट बीस्ट ईयर्ड लोली भी सिर्फ 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में ऑफर करता है और हार्ड वर्किंग ओवरटाइम वर्कर्स को सिर्फ एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन में देने की बात करता है। किनशू ये सब सुनकर हैरान रह जाता है कि ये सिस्टम तो इंसानी नफ्सियात को मुझसे भी बेहतर समझता है। इसके बाद किनशू बिना कोई वक्त गंवाए अपने पास मौजूद सारे सेविंग्स जो उसने पिछले 20 सालों में जमा किए थे उन सभी को सिस्टम के अंदर रिचार्ज करने का डिसीजन लेता है। सिस्टम स्कैन करता है और बताता है कि उसके पास टोटल 27,300 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर का माल है। सिस्टम उसमें से 25,890 स्पिरिट स्टोन्स का कॉस्ट काटता है और उसे प्रोफाउंड कोर रियल्म के 6th लेवल पर अपग्रेड करने का ऑप्शन देता है। किनशू तुरंत कहने लगता है कि इसे अभी के अभी एक्सचेंज करो, मुझे एक डेस्परेट अपग्रेड चाहिए। एक्सचेंज सक्सेसफुल होते ही सिस्टम उसे बताता है कि ये उसका पहला रिचार्ज था, इसलिए उसे फर्स्ट रिचार्ज गिफ्ट पैक मिल रहा है। इस गिफ्ट पैक के अंदर उसे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल बैटल बॉडी यानी एंशिएंट सैक्रेड बॉडी मिलती है। ये फिजिकल ब्लड लाइन और बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड है कि जब ये अपने पीक पर पहुंचता है तो ये ग्रेट एम्परर या इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के बराबर तक टक्कर दे सकता है। सिस्टम सिक्योरिटी के लिए पहले ही आसपास के 1 मील के एरिया को सील कर देता है ताकि कोई भी अनयूजुअल फिनोमिना या एनर्जी ऑरा बाहर लीक न हो सके। जैसे ही एंशिएंट सीक्रेट बॉडी 6th लेवल प्रोफाउंड कोर स्टेज के साथ मर्ज होती है, किनशू के अंदर एक बहुत ही खौफनाक और फियर्स ब्लड एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है।
किनशु अपनी नई फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो एक हल्का सा कैजुअल अटैक करता है और उनके पैलेस की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बूम के साथ टूट जाती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस फॉर्मेशन को एक स्पिरिट इन्फेंट रियम का कल्टीवेटर भी आसानी से नहीं तोड़ सकता था, उसे उसने बिना किसी स्पिरिचुअल टेक्निक के सिर्फ एक नॉर्मल पंच से शैटरिंग ब्लो दे दिया। उसकी फिजिकल बॉडी अब किसी एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी। सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि होस्ट, इतने एक्साइटेड मत हो। जब तक तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स हैं, तुम इससे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो, इसलिए गो एंड मेक सम मनी। अब हम देखते हैं कि किनशु एक ही पल में स्पिरिचुअल ची के 3rd लेवल के एक बेकार कचरे से उठकर प्रोफाउंड कोर स्टेज के 6th लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि सेक्ट के कई इनर सेक्ट एल्डर से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी उसके पास ऑरा कंसील करने की कोई टेक्निक नहीं थी और उसके पास बचा हुआ पूरा कैश ख़त्म हो चुका था। वो पूरी तरह से पेनीलेस हो चुका था। उसका सबसे पहला गोल अब ये था कि वो किसी भी तरह से यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन को वापस से स्नैच करे, क्योंकि सेक्ट के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके सामने उसकी 20 साल की सेविंग्स कुछ भी नहीं थी। और अगर वो 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में एक स्टोन प्लेस हासिल कर लेता है तो उसे यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन के साथ साथ 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का प्राइज़ मनी भी मिलेगा। 3 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन का दिन आ जाता है। सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स अरीना के पास इकट्ठा होते हैं। लोग आसपास बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ जो उस ठरकी को यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन से हटाया जा रहा है, वो सीनियर सिस्टर ल्यू को बात लेते हुए ताक रहा था। तभी सेक्ट मास्टर और एल्डर्स अनाउंसमेंट करने ही वाले होते हैं कि अब जब कोई दूसरा चैलेंजर नहीं है तो सीनियर सिस्टर ल्यू किंग को ही नया यंग सेक्ट मास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन तभी वहाँ पर किनशु की एंट्री होती है। वो लाउड वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, अब मेरी बारी है शो ऑफ करने की। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं कि ये 3rd लेवल स्पिरिचुअल ची वाला कचरा यहाँ क्या करने आया है। लेकिन जैसे ही किनशु अपनी रियल ऑरा और कल्टीवेशन लेवल रिलीज़ करता है, पूरा अरीना सन्नाटे में डूब जाता है। एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि 3 दिन पहले जो बंदा 3rd लेवल स्पिरिचुअल ची पर था, वो अब 6th लेवल प्रोफाउंड कोर रियल्म पर कैसे पहुंच गया। ल्यू किंग ये देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि चाहे तूने कोई भी ईवल मैजिक यूज़ किया हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक पावरफुल डिवाइन पावर कंजर करती है और किनशु पर अटैक करती है। आसपास के लोग शोर मचाने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर ल्यू ने तो डिवाइन पावर कॉम्प्रिहेंड कर ली है, अब ये ट्रैश बचेगा नहीं। लेकिन किनशु के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। वो कहता है कि मेरे एंशिएंट सेक्रेड बॉडी के सामने ये सब फिजूल है। वो बिना कोई वेपन यूज़ किए अपने नंगे हाथ से उस डिवाइन पावर को पकड़ता है और उसे रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से 2 टुकड़ों में फाड़कर तबाह कर देता है। सभी एल्डर्स चीखते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमन शेप्ड बीस्ट है। किनशु एक ही झटके में ल्यू किंग को डिफीट कर देता है और अरीना के बीच में खड़ा होकर पूरे सेक्ट से पूछता है कि अब बताओ, मैं हूँ नया यंग सेक्ट मास्टर, किसे एतराज़ है और कौन डिसएग्री करता है। सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स डर के मारे शांति से खड़े रहते हैं। सेक्ट मास्टर आकर उसे 10,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का प्राइज़ हैंडेड ओवर करता है। किनशु प्राइज़ मनी लेकर तुरंत अपने बाप के पास जाता है ताकि उनसे आगे के लिए और स्पिरिट स्टोन्स एक्सटॉर्ट कर सके। लेकिन तभी एक डिसाइपल दौड़ता हुआ आता है और रिपोर्ट करता है कि पर्पल फ्लेम सेक्ट के एल्डर्स और उनका यंग मास्टर हमारे माउंटेन गेट पर आए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक एरिना सेटअप कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो अज्योर क्लाउड सेक्ट की पूरी यंगर जनरेशन को डिफीट कर देंगे। किनशु ये सुनकर खुश हो जाता है कि मेरा मोबाइल एटीएम तो खुद चलकर मेरे घर के दरवाजे पर आ गया है। उसी वक्त किनशु अपने बाप से कहता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए कुछ लाखों मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। सेक्ट मास्टर थोड़ा नाटक करते हैं, लेकिन आखिरकार सेक्ट की तरफ से और अपनी तरफ से मिलाकर टोटल 5,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, जो कि 5 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है, किनशु को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से सिक्लूडेड कल्टीवेशन करके नासेंट सोल रियम तक पहुंच सके। किनशु तुरंत उन सारे स्पिरिट स्टोन्स को सिस्टम में रिचार्ज करता है। वो सबसे पहले आई टेक्निक ऑफ सीइंग थ्रू इल्यूजन्स खरीदता है, जिससे वो फॉर्मेशंस, कल्टीवेशन
लेवल्स और यहाँ तक कि कपड़ों के पार भी देख सकता है। वो खुद से कहता है कि मैंने इसे किसी को ताकने के लिए नहीं बल्कि एक स्नीक अटैकर बनने के लिए खरीदा है। इसके साथ ही वो टाइगर कैनन ड्रैगन फिस्ट की टेक्निक खरीदता है और बची हुई सारी एनर्जी से अपनी कल्टीवेशन को 7th लेवल स्पिरिट इन्फेंट रियल्म पर अपग्रेड कर लेता है। नई पावर्स के साथ वो तुरंत पर्पल फ्लेम सेक्ट के लोगों से निपटने के लिए माउंटेन गेट की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पे पर्पल फ्लेम सेक्ट का यंग मास्टर बेली यान सीनियर सिस्टर ल्यू को डोमिनेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे एज्योर क्लाउड सेक्ट में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो मुझसे लड़ सके। तुम चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो और मैं बेट्रोथल गिफ्ट के तौर पे एक मिड ग्रेड स्पिरिचुअल वेन दूंगा। तभी किनशु वहाँ पहुँचता है और कहता है कि स्पिरिचुअल वेन तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा लेकिन शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। बेलियान उसकी बेइज्जती करता है लेकिन किनशु उसे बेट लगाने पर मजबूर करता है कि अगर मैं जीता तो स्पिरिचुअल वेन हमारा और अगर मैं हारा तो हमारा स्पिरिचुअल वेन तुम्हारा। दोनों एक रिटन अग्रीमेंट साइन करते हैं। मैच शुरू होते ही बेलियान अपनी ग्रेट फोर्स टेक्निक यूज़ करता है लेकिन किनशु बिना किसी एफर्ट के आगे बढ़ता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ बेलियान के चेहरे पर मारता है। स्लैप इतना तेज़ होता है कि बेलियान ज़मीन पर गिर पड़ता है। गुस्से में पागल होकर बेलियान एक 10,000 सोल बैनर निकालता है जो कि एक बेहद ही ईवल आर्टिफैक्ट होता है जिसे बनाने के लिए 10,000 लोगों को मारना पड़ता है। किनशु ये देखकर समझ जाता है कि पर्पल फ्लेम सेक्ट बाहर से जितना शरीफ बनता है अंदर से उतना ही काला धंधा कर रहा है। किनशु आगे बढ़ता है और बेलियान को पूरी तरह से क्रश कर देता है। वो उसके पास से सारी कीमती चीज़ें और 2300 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लूट लेता है और उसे सिस्टम में डालकर रिचार्ज कर लेता है। सिस्टम स्कैनिंग के बाद किनशु के कल्टीवेशन को फर्स्ट लेवल डिवाइन पैलेस रियम पर पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद पर्पल फ्लेम सेक्ट के लोग वापस आते हैं और 1 महीने का टाइम मांगते हैं स्पिरिचुअल वेन देने के लिए ताकि वो पीछे से उस वेन को पूरा खाली कर सकें। लेकिन शिनशु और एल्डर्स तुरंत ल्यून माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं जहां पर्पल फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल्स सीक्रेटली वेन को डिग कर रहे होते हैं। पर्पल फ्लेम सेक्ट के एल्डर वू और उनके बाकी एल्डर्स अटैक कर देते हैं। एल्डर वांग जो 7th लेवल डिवाइन पैलेस रियल्म पर होता है वो किनशु पर झपट्टा मारता है लेकिन किनशु अपनी एंशिएंट सैक्रेड बॉडी की रॉ पावर से एक ही पंच में एल्डर वांग को ब्लड मिस्ट में बदल देता है। बाकी एल्डर्स ये देखकर कांप उठते हैं। तभी स्पेस में एक ब्लैकआउट होता है और एक स्पेशल चैनल टावर खुलता है। वहाँ पर पर्पल फ्लेम सेक्ट का एंसेस्टर आत पकता है जो कि डॉन लेवल वॉइड स्टेपिंग रियल्म का कल्टीवेटर होता है और उसकी उम्र 1782 साल होती है। वॉइड स्टेपिंग एंसेस्टर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सिस्टम तुरंत सीन को देखते हुए किनशु को ऑफर देता है कि वो उस स्पिरिचुअल वेन को रिचार्ज करे जिसकी कीमत 2 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है और साथ ही सिस्टम उसे 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का लोन भी ऑफर करता है 20,000 इंटरेस्ट के साथ ताकि वो पीक वॉइड स्टेपिंग रियल्म पर पहुंच सके। किनशु बिना सोचे लोन एक्सेप्ट करता है और उसकी कल्टीवेशन पीक पर पहुंच जाती है। किनशु एक ही लाइट पाम स्ट्राइक से एंसेस्टर की सभी डिवाइन पावर्स को वाइप आउट कर देता है और उस 2000 साल पुराने एंसेस्टर को एक छोटे से मुर्गी के बच्चे की तरह मसलकर मार डालता है। वापस सेक्ट आकर किनशु सारे लूटेड रिसोर्सेज को सिस्टम में डालकर 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रिचार्ज करता है। लोन और इंटरेस्ट चुकाने के बाद जो बचता है उससे उसकी कल्टीवेशन एडवांसेस होकर 2nd लेवल एनलाइटनमेंट रियल्म पर पहुंच जाती है। किनशु अब पूरे रीजन में एक किंग बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ पर्पल फ्लेम सेक्ट का सेक्ट मास्टर बेली हूँ और ब्लैक फीन वैली का मास्टर आपस में हाथ मिला लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने अभी अज्योर क्लाउड सेक्ट और इस मॉन्स्टर चिनशु को ख़त्म नहीं किया तो उनका वजूद मिटा दिया जाएगा। वो दोनों सेक्ट्स मिलकर एक बेहद ही खौफनाक एम्बुश और ट्रैप तैयार करते हैं और हज़ारों डिसाइपल्स 100 से ज़्यादा डिवाइन पैलेस एक्सपर्ट्स और 9 वॉइड स्टेपिंग एंसेस्टर्स के साथ अज्योर क्लाउड सेक्ट पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। दोनों फौजें आमने सामने आती हैं। ब्लैक फीन वैली मास्टर और पर्पल फ्लेम सेक्ट मास्टर आगे बढ़ते हैं और सेक्ट मास्टर चिन वुडी से कहते हैं कि तुम्हारा अज्योर क्लाउड सेक्ट हमारे सामने अकेला नहीं टिक सकता, लेकिन अगर तुम अपने इस ईवल और मॉन्स्टर बेटे को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारे सेक्ट को छोड़ देंगे। किनवुडी ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। वहाँ खड़ा किनशु आगे बढ़ता है और एक कोल्ड स्माइल के साथ उन सभी लोगों की तरफ देखता है और तैयार है अपने अगले मूव के लिए। इसके बाद हम
देखते हैं कि मैदान ए जंग में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। पर्पल फ्लेम सेक्ट और ब्लैक फिन वैली के लोग सोच रहे थे कि वे अजोर क्लाउड सेक्ट को अपनी भारी भरकम फौज से दबा देंगे। उनके पास 150 डिवाइन बॉल्स, 15 टावर रूइंस और अनगिनत सूरमा तैयार खड़े थे, लेकिन शिनशू के चेहरे पर ज़रा भी शिकन या खौफ नहीं था। वो मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहता है कि पिताजी, एक छोटी सी मुर्गी को काटने के लिए आपको बड़ा चाकू निकालने की क्या ज़रूरत है? इस तरह के कचरे और बेकार लोगों से निपटने के लिए अकेला मैं ही काफ़ी हूँ। क्विंशू आसपास फैली इस विशाल सेना को देखता है और मन ही मन सोचता है कि भले ही इन्होंने कितना भी बड़ा फॉर्मेशन क्यों ना बनाया हो, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ यानी असली ताकत के सामने ये चाहे जितने भी लोग ले आएँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने वाली भेड़ बकरियों से बढ़कर कुछ नहीं है। सामने खड़ा दुश्मन का एक ताकतवर लीडर चिल्लाकर कहता है कि लड़के, तूने ही हमारे सेक्ट के कई एल्डर्स को मारा है। तू सच में एक जीनियस है, लेकिन बदकिस्मती से तेरी ज़िंदगी का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि क्विंशू एक बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार थप्पड़ की गूंज हवा में उठती है। सेकेंड लेवल स्नो ट्रेडिंग रियम का वो घमंडी कल्टिवेटर एक ही थप्पड़ में ब्लडी मिस्ट में तब्दील हो जाता है। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़े हज़ारों लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग चीखने लगते हैं कि ये कौन सा कल्टीवेशन लेवल है। एक सेक्ट लीडर के लेवल के सेकंड लेवल स्नो ट्रेडिंग रियम एक्सपर्ट को सिर्फ एक चांटे में राख बनाकर उड़ा दिया। क्या वो सच में सिर्फ एक इंसान था या कोई राक्षस? क्विंशू अपने हाथों को झाड़ते हुए ठंडे स्वर में कहता है कि तुम लोगों का कल्टीवेशन लेवल इतना नीचे है कि मुझे तुम्हें ज़िंदा छोड़ने का कोई शौक़ नहीं है। अब जब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर अजोर क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स अपनी आंखें फटी की फटी महसूस करते हैं। किंशु के पिता खुद मन ही मन सोचते हैं कि मुझे पता था कि मेरा बेटा ताकतवर है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। एल्डर्स की कहता है एक थप्पड़ में वॉइड स्टेपिंग सेक्ट मास्टर का काम तमाम कर दिया और एक ही झटके में ब्लैक फेन के प्राचीन सूरमाओं का नामो निशान मिटा दिया। अगर हमें पहले पता होता कि अकेले यंग सेक्ट मास्टर ही दो बड़े सेक्ट्स का सफाया कर सकते हैं, तो हम 100 से ज़्यादा लोगों की ये बारात लेकर यहाँ क्या करने आए थे? क्या हम सिर्फ यंग सेक्ट मास्टर को एंट्री पर एटीट्यूड और टॉर्च दिखाने के लिए पीछे खड़े थे? क्विंशू अपने एल्डर्स की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि पर्पल फ्लेम सेक्ट के बचे खुचे सिपाहियों को आप लोग संभालिए। आप लोगों को भी थोड़ा हाथ पैर खोलने का मौका मिलना चाहिए। आखिर इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ वापस थोड़े ही जाएंगे। ये सुनते ही अजोर क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स भूखे शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। माहौल ऐसा बन जाता है मानो वे किसी महान कल्टीवेशन सेक्ट के इज्जतदार एल्डर्स न होकर पहाड़ों से उतरे डाकुओं का गिरोह हों जो लूटपाट मचाने आए हैं। पूरी जंग एक गैंगस्टर दंगे में बदल जाती है। दुश्मन के सिपाही चीखते चिल्लाते भागने लगते हैं कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो कचरा इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? ये ज़रूर कोई इल्यूजन है। लेकिन शिनशू चिल्लाकर कहता है कि वहीं रुक जाओ। जो भागने की कोशिश करेगा उसे ये यंग सेक्ट मास्टर कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आज तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि तुमने ही मेरे घर के दरवाजे पर आकर चुनौती दी थी और मेरे पूरे सेक्ट को मिटाने की धमकी दी थी। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। इन भागे हुए सिपाहियों को मारने के बाद किंशू का ध्यान पर्पल फ्लेम सेक्ट के उस ट्रेजर ट्रोव पर जाता है जो हज़ारों सालों से छिपा कर रखा गया था। किंशू सोचता है कि इस 1000 साल पुराने खजाने की कीमत इन मरे हुए सिपाहियों से कहीं ज़्यादा है। वो तुरंत उनके खजाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बेहद अजीब काली लोमड़ी या कुत्ते जैसे जीव पर पड़ती है जो खजाने की रखवाली कर रहा था। वो जीव बहुत चालाक था। जैसे ही उसने क्विंशू का खौफनाक रूप देखा, वो खजाने की एक अजीब सी स्टोन प्लेटफॉर्म के साथ दीवार के आर पार निकलकर भागने लगा। क्विंशू ये देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है कि उस कुत्ते का कल्टीवेशन लेवल मुझसे कम था, लेकिन वो जिस स्टोन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर भागा उसने मेरे बनाए एनलाइटेंड रियम के डाउ पैटर्न सील को भी आसानी से चीर दिया। एनलाइटेंड रियम के नीचे सिर्फ स्काई गाजिंग रियम वालों को किंग कहा जाता है और हेवन गाजिंग रियम वालों को एंशिएंट ग्रेट पावर। जिस
पत्थर ने एक किंग के बनाए सील्स को तोड़ दिया। उसकी क्वालिटी यकीनन किसी ग्रेट पावर के आर्टिफैक्ट जैसी है। ये ज़रूर कोई दुर्लभ प्रजाति, डीमन रेस या किसी प्राचीन महामानव का अवशेष है। किंशु मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने इन दोनों को अपनी हिट लिस्ट में दर्ज कर लिया है। अगली बार ये बचेगा नहीं। इसके बाद किंशु अपने पिता के पास लौटता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। किंशु बात संभालते हुए कहता है कि कुछ नहीं, आप इस खजाने को संभालिए। सेक्ट को चलाने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा न हो कि अगले महीने एल्डर्स को सैलरी देने के पैसे भी न बचें। उसके पिता हैरान होकर कहते हैं कि तू क्या बकवास कर रहा है। हमारे सेक्ट के खजाने में हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के दो छोटे पहाड़ खड़े हैं जिनकी कीमत 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। हम सैलरी कैसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन बोलते बोलते उसके पिता रुकते हैं और सोचते हैं। किंशु चुपचाप मन ही मन हंसता है। दरअसल उसने 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पहले ही चुराकर अपने सिस्टम का लोन चुकाने और नया रियल्म ब्रेक थ्रू करने के लिए इस्तेमाल कर लिए थे। वो सोचता है कि ये बात पिताजी को न बताना ही बेहतर है, वरना वे गम के मारे अपनी नींद खो बैठेंगे। किंशु अपने पिता से कहता है कि आप यहाँ की सफाई संभालिए, मैं अब ब्लैकफिन वैली जा रहा हूँ। जिन्होंने मेरे किंग्यू सेक्ट के खिलाफ साजिश रची है उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। उसके पिता ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं कि ये लड़का दिन ब दिन अपने बाप की इज्जत करना भूलता जा रहा है, लेकिन चलो, बेटे की सफलता में ही बाप की शान है। दूसरी तरफ ब्लैकफिन वैली के हेडक्वार्टर में उनके बचे हुए एल्डर्स बेफिक्र होकर आपस में बात कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारे वैली मास्टर और पर्पल फ्लेम सेक्ट ने हाथ मिला लिया है। अब अजोर क्लाउड सेक्ट चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो आसमान नहीं पलट सकता। 2-3 दिनों में अच्छी खबर आ जाएगी और हम अजोर क्लाउड सेक्ट के सारे रिसोर्सेज आपस में बांट लेंगे। वे बातें कर रहे थे कि सुना है क्वीन वुडी का बेटा बहुत बड़ा दानव बन चुका है। अगर वैली मास्टर उसे ज़िंदा पकड़ लें और उसे हमारा वॉर स्लेव बना दें तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन तभी एक डेसिबल बदहवास भागती हुई आती है और चिल्लाती है कि अनर्थ हो गया। वैली मास्टर और सभी एल्डर्स की सोल टैबलेट्स एक साथ टूटकर चकनाचूर हो गई हैं। वे सब मारे गए। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग चीख उठते हैं कि ये असंभव है। वैली मास्टर खुद प्राचीन योद्धाओं को लेकर गए थे, वे कैसे मर सकते हैं। तभी आसमान से गरजती हुई आवाज़ आती है। किंशु वहाँ पहुँच चुका था। वो ठंडे स्वर में कहता है कि ब्लैकफिन वैली, तुमने किंग्यू सेक्ट के खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत की थी। किंशु पूरे ब्लैकफिन वैली का सफाया कर देता है और वहाँ से भारी मात्रा में संपत्ति जब्त करता है। वो देखता है कि अब उसके पास कुल 3.5 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हो चुके हैं। वो मुस्कुराकर कहता है कि आखिरकार अब मैं एक छोटा ज़मींदार जैसा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद किंशु अपने सिस्टम मॉल को खोलता है। वो सोचता है कि पिछली बार वो कुत्ता एक स्टोन टैबलेट की मदद से भाग गया था, इसलिए मुझे अपने लिए कुछ काम की चीज़ें और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स खरीदने होंगे। मॉल में तरह तरह के सामान दिख रहे थे। विंड एंड थंडर विंग्स जो स्पीड 5 गुना बढ़ा देते हैं, सोल स्लेइंग ब्लेड जो हेवनली रियल्म के पीक एक्सपर्ट्स का सिर कलम कर सकता है जिसकी कीमत 2 मिलियन है, और हैवी जेड पीक सेंट वेपन जो 5 लाख की है। किंशु ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मेरे 3 मिलियन से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स मुझे ज़मींदार महसूस करा रहे थे, लेकिन इस दुकान में कदम रखते ही मैं वापस भिखारी बन गया। तभी सिस्टम एक नया लॉटरी फीचर अनाउंस करता है। सिस्टम कहता है कि 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके 10 कंसेक्यूटिव ड्रॉज पा सकते हैं, जिसमें सेंट वेपन और एम्परर वेपन निकलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। किंशु ये सुनकर लालच में आ जाता है। वो कहता है कि जितनी बड़ी लहरें होंगी उतनी ही कीमती मछली मिलेगी। वो 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स दाम पर लगाता है और ड्रॉ करता है, लेकिन पहला ड्रॉ निकलते ही सिस्टम कहता है, बधाई हो, आपको सिस्टम ब्लेसिंग मिला है जो आपको बाहर जाने पर गुड लक देगा। किंशु गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे इस बकवास ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ड्रॉ करो। वो फिर से 1 लाख गंवाता है और सिस्टम फिर से वही बकवास ब्लेसिंग थमा देता है। किंशु चिल्लाता है कि ये सिस्टम कितना बड़ा फ्रॉड है, ये लॉटरी नहीं, ये तो मुझसे दान पुण्य करवाया जा रहा है। किंशु जैसे ही हार मानकर रुकने वाला होता है तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, बधाई हो, आपने ओमिनस ब्लेड हथियार जीता है
और आपने सुपरनैचुरल पावर स्टीलिंग द स्काई एंड चेंजिंग द सन जीती है। किनशु दिखता है तो उसकी बाँछें खिल जाती हैं। ओमिनस ब्लेड एक ऐसा हथियार था जो सामने वाले के शक्तिशाली होने पर और ख़तरनाक हो जाता था। एक वार में टिटनेस और 2 वार में खेल ख़त्म। वहीं स्टीलिंग द स्काई एंड चेंजिंग द सन एक ऐसी रहस्यमयी तकनीक थी जो आपकी डिवाइन सेंस के दायरे में आने वाली किसी भी चीज़ को बिना आहट के चुरा सकती थी। किनशु हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तकनीक तो दूसरों को कंगाल बनाकर मुझे अमीर बनाने का सबसे बड़ा साधन है। किनशु इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को 6th लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट रियल्म पर पहुंचा देता है। वो अपनी ताकत महसूस करके बेहद खुश होता है। उधर अजूर क्लाउड सेक्ट में जब किनशु वापस लौटता है तो सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स उसका भव्य स्वागत करते हैं। इस पूरे अभियान से चिंग्यू सेक्ट को 5 से 6 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स और अनगिनत महल और आर्टिफैक्ट्स मिले थे। अगले 100 सालों तक चिंग्यू सेक्ट को रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने वाली थी। एल्डर्स आपस में बातें कर रहे थे कि अब से पूरा शुआंजो हमारे चिंग्यू सेक्ट का है, लेकिन बड़े एल्डर्स चिंता भी जता रहे थे कि बड़ा पेड़ ही सबसे ज़्यादा हवा झेलता है। हमारी ये तरक्की देखकर आसपास की बड़ी शक्तियाँ चुप नहीं बैठेंगी और उनकी ये चिंता सच साबित होती है। अचानक आसमान से एक बेहद शक्तिशाली और रौबदार ऑरा सीधे सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है। एनलाइटनमेंट रियल्म की ये ऊर्जा बेहद आक्रामक थी। आसमान से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि क्विंचियन होली लैंड का होली सन लिन जेंगटियन था, जो 3rd लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट रियल्म पर था। उसके पीछे उसका रक्षक लिन एओ खड़ा था, जो पीक ऑफ स्नो ट्रेडिंग रियल्म पर था। किंगशन होली लैंड ईस्टर्न वाइल्डरनेस की 2 सबसे बड़ी पवित्र भूमियों में से एक थी, जिसने अपने इतिहास में मिथिकल रियल्म एम्परर तक पैदा किए थे। लिन एओ अकड़कर चिल्लाता है कि मैं किंगशन होली लैंड का एल्डर हूँ और होली सन के साथ यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। तुरंत अपने सेक्ट मास्टर को बाहर भेजो ताकि वे हमारा स्वागत करें। क्वीन वुडी सेक्ट मास्टर बाहर आते हैं और संयम से कहते हैं कि क्विंगशन होली लैंड और हमारा क्विंग्यू सेक्ट एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। फिर ये निरीक्षण कैसा? लिन जेंगटियन घमंड से हंसता हुआ कहता है कि मैं सुयांझो से गुजर रहा था, सुना कि तुम्हारा सेक्ट यहाँ का नया राजा बन बैठा है, इसलिए मैं मुआयना करने आ गया। क्वीन वुडी ठंडे स्वर में कहते हैं कि तुम दोनों बिना किसी सूचना के हमारे सेक्ट में ज़बरदस्ती घुसे हो, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। लिनेओ गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो क्वीन वुडी पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन क्वीन वुडी अपनी ताकत का एक झटका देकर लिनेओ को पीछे धकेल देते हैं। लिनेओ घायल होकर चीखता है कि तुमने मुझ पर हमला करने की जुर्रत की। लिन जेंगटियन अपने एल्डर को रोकता है और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है कि एल्डर लिन से गलती हुई, लेकिन सेक्ट मास्टर कीन, अगली बार कोई कदम उठाने से पहले अपने पीछे खड़े सेक्ट का अंजाम सोच लेना। होली लैंड की नज़र में ये पूरा शुआंझो एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना कहकर वे चेतावनी देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंग्यू सेक्ट के एक गुप्त गुफा से एक सोल फॉर्म प्रकट होती है। ये किंग्यू सेक्ट के प्राचीन एंसेस्टर थे। वे 3000 सालों से सिर्फ एक आत्मा के रूप में जीवित थे। एंसेस्टर कीन शू को देखते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि 6th लेवल ऑफ डाओ एनलाइटनमेंट क्या अद्भुत जीनियस है। एंसेस्टर बताते हैं कि वे खुद 3000 साल पहले किंगशन होली लैंड के होली सन हुआ करते थे। उस समय होली लॉर्ड बनने की रेस में वे हार गए थे और उनका डाओ फाउंडेशन तबाह हो गया था। वे निराश होकर इस पिछड़े शुआंझो में आ बसे और इस सेक्ट की स्थापना की। उन्होंने कसम खाई थी कि वे एक दिन ऐसा जीनियस पैदा करेंगे जो होली लैंड में जाकर उनका बदला लेगा और होली लॉर्ड की गद्दी छीनेगा। एंसेस्टर किनशू को एक हाफ डाओ डायग्राम देते हैं और बताते हैं कि इस महीने शुआंझो में एक ग्रेट सेज का ग्रेट सेज डाओइस्ट खुलने वाला है। ये वही जगह है जिसके लिए मैं इतने सालों से यहाँ रुका हुआ हूँ। जो भी वहाँ जाकर सफलता हासिल करेगा उसके लिए होली लैंड का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स और एम्परर बनने का रास्ता पा सकेगा। एंसेस्टर कहते हैं कि लिन जेंगटियन भी यकीनन उसी अखाड़े के लिए यहाँ आया है। किनशू उस नक्शे को स्वीकार करता है और कहता है कि मैं इस अखाड़े में ज़रूर जाऊँगा। ये मेरे लिए और भी बड़ा बनने और स्पिरिट स्टोन्स कमाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। किनशू अपने पिता और एल्डर्स को सलाह देता है कि जब तक ये ग्रेट सेज का अखाड़ा खुला रहेगा तब तक किंग्यू सेक्ट अपने पहाड़ों के दरवाजे पूरी तरह बंद रखे, क्योंकि बाहर से बेहद खौफनाक
और प्राचीन ताकतें आने वाली हैं जिनके सामने हमारे सामान्य एल्डर्स गाजर मूली की तरह गाज खा जाएंगे। ग्रैंड एल्डर तुरंत आदेश जारी करते हैं कि सेक्ट को सील कर दिया जाए। आधा महीना बीत जाता है। ग्रेट सेज डाओइस्ट टेम्पल के बाहर हवाएं बदलने लगती हैं। आसपास के राज्यों से शक्तिशाली लोग जुटने लगते हैं। किंशु दूर से देखता है कि प्राइमोर्डियल होली लैंड की होली मेडन, ये किंग्यू भी वहाँ पहुँच चुकी है जो 4th लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट रियम पर है। किंशु अपनी रहस्यमयी आंखों से देखता है और मन ही मन हंसता है। तभी अखाड़े के मुहाने पर लिन जेंगटियन का एक दूत किंशु के पास आता है और अकड़ कर कहता है कि हमारे होली सन ने संदेश भेजा है कि किंग्यू सेक्ट का पुराना नाता होली लैंड से है, इसलिए अखाड़ा खुलने पर तुम हमारे होली सन के पीछे पीछे चल सकते हो, वे तुम्हारी जान बचा लेंगे। किंशु मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि जाकर अपने होली सन से कहो कि किंशु को अपनी हिफाजत खुद करनी आती है, वो अपना ख्याल खुद रखे। ऐसा ना हो कि अखाड़े के अंदर वो खुद ही पूरी दुनिया का मजाक बन जाए। दूत गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। अचानक पूरी धरती कांपने लगती है। अखाड़े का ब्रॉन्ज दूर एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। भयानक प्राचीन ऑरा बाहर निकलने लगती है। किंशु उस ब्रॉन्ज दूर को देखकर अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या ये दरवाज़ा कीमती। सिस्टम स्कैन करके बताता है कि ये ब्रॉन्ज दूर पूरे अखाड़े से जुड़ा है और इसकी कीमत 10 मिलियन सुपेरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। किंशु की आंखें चमक उठती हैं। वो सोचता है कि इतना तो पूरे किंग्यू सेक्ट का कुल खजाना भी नहीं है। मैं इस दरवाजे को ही उखाड़ कर ले जाऊंगा, लेकिन कोशिश करने पर उसे एहसास होता है कि अभी उसका कल्टीवेशन लेवल इस विशाल दरवाजे को उखाड़ने के लिए थोड़ा कम है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जब मैं अंदर से खजाना लूट कर वापस आऊँगा तब इस दरवाजे का हिसाब करूँगा। सभी कल्टीवेटर्स अखाड़े के अंदर भागने लगते हैं। किंशु अपने एंसेस्टर के दिए नक्शे के अनुसार सीधे अखाड़े की गहराइयों की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक वॉइड स्टेपिंग रियम की यिन स्पिरिट हमला करती है, लेकिन किंशु अपनी आंखों से उसे तुरंत पहचान कर नष्ट कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर किंशु को झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ महसूस होता है। वो अपनी आइज़ ऑफ ट्रूथ सीइंग का इस्तेमाल करता है और मुस्कुराता है। छिपा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि क्विंक्शियन होली लैंड का वही पुराना एल्डर लिन था। एल्डर लिन बाहर निकलता है और एक टूटे हुए खंजर को लहराते हुए घमंड से हंसता है कि लड़के, तूने बार बार मेरी बेइज्जती की है। आज तेरी मौत का दिन है। श्वानझो के देहातियों ने कभी सेंट वेपन नहीं देखा होगा। आज इसके हाथों मरना तेरा सौभाग्य है। एल्डर लिन उस टूटे हुए सेंट वेपन से किंशु पर हमला करता है, लेकिन किंशु नंगे हाथों से उस सेंट वेपन को हवा में ही जकड़ लेता है। एल्डर लिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चीखता है कि यह असंभव है। तू नंगे हाथों से सेंट वेपन कैसे रोक सकता है? तू कौन सा दानव है? किंशु ठंडे स्वर में कहता है कि एक होली लैंड का एल्डर होकर तू चूहों की तरह नाले में छिपा था और मुझ पर घात लगाकर हमला कर रहा था। तू इस सेंट वेपन के लायक भी नहीं है। किंशु एक ही झटके में एल्डर लिन की गर्दन मरोड़ देता है और उसके हाथ से वो ब्रोकन सेंट वेपन छीन लेता है। किंशु सोचता है कि भले ही ये टूटी हुई है, लेकिन फिर भी एक सेंट वेपन है, ये आगे मेरे बहुत काम आएगी। इसके बाद किंशु अखाड़े की और गहराई में जाता है। वहाँ उसे किंशियन होली लैंड के होली सन, लिन जेंगटियन और प्राइमोर्डियल होली लैंड की होली मेडन, ये किंग्यू के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई दिखती है। वे दोनों एक बेहद दुर्लभ प्राचीन हथौड़े सैक्रेड हैमर के लिए लड़ रहे थे। लिन जेंगटियन का दावा था कि यह हथौड़ा उसका है, लेकिन किंशु दूर खड़े होकर अपनी नई रहस्यमयी तकनीक स्टीलिंग द स्काई एंड चेंजिंग द सन का इस्तेमाल करता है। वो अपनी डिवाइन सेंस को फैलाता है और बिना कोई आहट किए हवा ही हवा में लिन जेंगटियन के हाथों से वो सैक्रेड हैमर चुरा लेता है। अगले ही पल जब लिन जेंगटियन हमला करने के लिए हाथ उठाता है तो देखता है कि उसका हाथ खाली है। वो पागलों की तरह चीखने लगता है कि मेरा हथौड़ा कहाँ गया? मेरा सैक्रेड वेपन किसने चुरा लिया? ये किंग्यू होली मेडन भी हैरान रह जाती है कि किसी ने इतने शक्तिशाली होली सन के हाथों से पलक झपकते ही हथियार उड़ा दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लिन जेंगटियन पागलों की तरह आसपास देखने लगता है और चिल्लाता है कि कौन है वो चूहा जो पीछे से साजिश कर रहा है। बाहर निकल किंशु दूर एक था चुपचाप हंस रहा होता है। उसके हाथों में दो दो सेंट वेपन्स चमक रहे थे। वो अपने हाथ को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि स्टीलिंग द स्काई एंड चेंजिंग द सन सच में मुफ्त में अमीर बनने का सबसे अद्भुत साधन है। इसके बाद हम देखते हैं कि अखाड़े की गहराइयों में किंशु के पास दो दो पावरफुल सेंट वेपन्स आ चुके थे। वो मुस्कुराते हुए अपने सिस्टम से पूछता है कि बताओ इन दोनों होली वेपन्स की कीमत कितनी होगी। सिस्टम की आवाज़ आती है कि कंग्रेचुलेशन, इन दोनों होली वेपन्स की कुल कीमत 2 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। क्या होस्ट इन्हें बेचना चाहता है?
किंशु ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि सिर्फ 2 लाख। स्पिरिट स्टोन्स, ये दोनों सेंट वेपन्स हैं, कोई आम खिलौने नहीं है। सिस्टम उसे समझाते हुए कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी जिंदा सेंट स्तर के पहले लेवल की कल्टीवेशन खरीदने के लिए भी 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं। एक बेजान हथियार की कीमत किसी जिंदा सेंट से ज़्यादा कैसे हो सकती है? किंशु सोचता है कि बात तो सही है, मैं इसका खंडन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं इन्हें बेचने के बजाय अपने पास सुरक्षित रखूंगा ताकि भविष्य में किसी बड़े युद्ध में इन्हें अपने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकूं। किंशु आगे बढ़ता है और सोचता है कि असली खजाना तो इस पूरे अखाड़े की गहराइयों में छिपा हुआ है, वो खजाना जो ग्रेट सेज हू मेंडिंग द हेवंस का असली लिगेसी है। बाहर खड़े वे दोनों बेवकूफ़ होली सन और होली मेडन तो सिर्फ बाहरी हिस्से में मिले छोटे मोटे हथियारों के लिए आपस में खून खराबा कर रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि असली बड़ी मछली तो अखाड़े के सबसे निचले हिस्से में बैठी है। तभी अचानक किंशु की नज़र दूर भागते हुए 2 जीवों पर पड़ती है। वो गौर से देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहता है कि अरे, ये तो वही कुत्ता है जो पर्पल फ्लेम सेक्ट के खजाने से स्टोन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। क्या इत्तेफाक है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रेट सेजिश के अखाड़े में मेरी मुलाकात इनसे दोबारा होगी। किंशु देखता है कि वो ओल्ड स्विंडलर और वो अजीब स्टोन डॉग बदहवास होकर भाग रहे हैं। उनके चेहरे पर भयानक खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अखाड़े के अंदर से बहुत सारा खजाना लूट कर भाग रहे हैं और उनके पीछे कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ पड़ी हुई है। वो बूढ़ा साधु भागते हुए चिल्लाता है कि अरे लड़के, रास्ते से हट जाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ। किंशु मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे दाओ इस सीनियर, ज़रा रुकिए तो सही, बात क्या है? वो बूढ़ा गुस्से में चीखता है कि अभागे लड़के, क्या तू हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तूने सेंट की लाशों और उनके पहरेदार आदमखोर टाइगर्स से छेड़छाड़ करने की जुर्रत कैसे की? तेरी हिम्मत तेरे कल्टीवेशन लेवल से कहीं ज़्यादा है। तभी पीछे से एक बेहद ठंडी और भयानक गर्जना गूंजती है। वो बूढ़ा चीखता है कि नहीं, वो भूत हमारे करीब पहुंच गया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने हमारा रास्ता न रोका होता तो हम कब के यहाँ से रफू चक्कर हो चुके होते। किंशु अपनी रहस्यमयी आंखों से देखता है तो दंग रह जाता है। उनके पीछे 7th लेवल स्काई गैजिंग रियल्म की एक बेहद खतरनाक यिन स्पिरिट पड़ी हुई थी। किंशु मन ही मन सोचता है कि इस बूढ़े और कुत्ते की जोड़ी ने तो सच में कमाल कर दिया। इन्होंने इस पूरे अखाड़े की नींव ही उखाड़ फेंकी। तभी तो इतना भयानक राक्षस इनकी जान का प्यासा बनकर इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो राक्षस गरजता हुआ कहता है कि अखाड़े में घुसपैठ करने वाले चोरों, तुम्हारी मौत तय है। वो बूढ़ा और कुत्ता भागते हुए आपस में लड़ने लगते हैं। बूढ़ा चिल्लाता है कि कुत्ते, तेरा खून तो शैतानी ताकतों को भगाने के लिए जाना जाता है, ज़रा अपना खून निकाल। कुत्ता भौंकते हुए कहता है कि ए बूढ़े झूठे, क्या मेरा खून गंगा नदी की तरह बहता ही रहेगा? ये प्रेतात्मा स्काई गाजिंग रियल्म पर है, जो मुझसे पूरे एक रियल्म ऊपर है। अगर तू मेरा पूरा खून भी निचोड़ लेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुत्ते, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन 2 होली कॉर्प्सेस को मत छूना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। वे दोनों भागते हुए किंशु को देखते हैं और चिल्लाते हैं कि ए लड़के, तू वहाँ खड़े खड़े मजाक क्या देख रहा है? अगर हम मरे तो ये राक्षस तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों के पास इस अखाड़े के तमाम खजाने हमारी इनर वर्ल्ड में सेफ हैं। अगर हम मर गए तो इनर वर्ल्ड तबाह हो जाएगा और तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमारी मदद कर, हम बाहर निकलकर तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। आखिर हम पर्पल फ्लेम सेक्ट में भी मिल चुके हैं, तो एक तरह से हम पुराने जानकार हुए। किंशु मुस्कुराता है और सोचता है कि मैं अखाड़े के अंदर जितने भी कमरों में गया वे सब खाली पड़े थे। अब समझ आया कि इस इंसान और कुत्ते की जोड़ी ने पूरा अखाड़ा साफ कर दिया था। दिलचस्प है, चलो देखते हैं कि इनका इनाम कितना बड़ा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। किंशु अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। उसकी रूह कांपा देने वाली ब्लड एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वो डीमन चीखता है कि ये कैसी भयानक ताकत है, तूने मुझे निगल लिया। किंशु बिना कोई मौका दिए पलक झपकते ही उन दोनों भयानक प्रेतात्माओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है और उन्हें एक तरफ फेंक देता है। ये नज़ारा देखकर वो बूढ़ा, साधु और कुत्ता भौचक्के रह जाते हैं। बूढ़ा हकलाते हुए कहता है कि प्रेतात्माएं दबा दी गईं, चलो भागो, हम इस बड़े दानव से पंगा नहीं ले सकते। वे किंशु से कहता है कि आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। खजाने की बात बाहर चलकर करेंगे। किंशु ठंडे स्वर में मन ही मन कहता है कि अखाड़े का सारा खजाना इनकी इनर वर्ल्ड में है। मैं इन दोनों माल ढोने वाली गाड़ियों को इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा।
मुझे इनकी इनर वर्ल्ड से वो सारा खजाना हासिल करना ही होगा। तभी वहाँ क्विंगशियन होली लैंड का होली सन, लिनजेंगचियन और प्राइमोर्डियल होली लैंड की होली मेडन, ये किंग्यू अपने अपने डीमंस के साथ आ पहुंचते हैं। माहौल में भारी दबाव महसूस होने लगता है। लिनजेंगचियन अकड़ कर कहता है कि अगर ज़िंदा बचना चाहते हो तो ख़जाना यहीं छोड़कर चले जाओ। किनशू देखता है कि ये सभी लोग चाहते हैं कि कोई पहला कदम उठाए ताकि वे बहती गंगा में हाथ धो सकें। किनशू मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इस माहौल को और मसालेदार बनाना होगा। ये किंग्यू आगे आती है। वो किनशू को बहुत गहराई से देखती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिलती है जो किसी भी इंसान का दिल जीत ले। ये किंग्यू कहती है कि दाओइस्ट फ्रेंड, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ख़जाना आपको मिल चुका है तो मैं उसे छीनने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको ग्रेट सेज हू मेंडिंग द हेवंस की असली लेगेसी मिली है। अगर आपको वो लेगेसी मिली है तो मैं उसके बदले आपको बराबर की कीमत देने को तैयार हूँ। किनशू उसके खूबसूरत चेहरे और हाव भाव को देखता है। ये किंग्यू की आंखों में एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो आम कल्टीवेटर्स के दिल में हलचल पैदा कर दे, लेकिन किनशू संयम बनाए रखता है। वो सोचता है कि ये होली मेडन जानती है कि इस अखाड़े में कौन सी गुप्त तकनीक छिपी थी। तभी लिनजेंगचियन चिल्लाता है कि अगर तुम मुझे लेगेसी दे देते हो तो मुझे बाकी खजाने से कोई मतलब नहीं है। किनशू हंसता है और अपने पास मौजूद एक अजीब चीज़ उनकी तरफ फेंक देता है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और किनशू चुपचाप उस बूढ़े और कुत्ते को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। किनशू उन दोनों को लेकर किंग्यू माउंटेन रेंज से 1 लाख मील दूर एक सीक्रेट वाली में पहुंचता है। उसने चारों तरफ एक ऐसा फॉर्मेशन बना दिया था जिसे बिना सेंट रियल्म के कोई तोड़ नहीं सकता था। किनशू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तो दोस्तों, अब बताओ क्या इरादा है। वो बूढ़ा साधु घबरा कर कहता है कि ऐ लड़के, तू क्या चाहता है? क्या हमने तय नहीं किया था कि हम तीनों आपस में बराबर खजाना बांटेंगे? तूने अभी मेरी जान बचाई है, अब तू पलट कैसे सकता है? किनशू हंसकर कहता है कि मैंने कभी बराबर बांटने की बात पर हाँ नहीं कहा था। वैसे भी ये वैले और ये पूरी दुनिया अब मेरी मुट्ठी में है। तुम और तुम्हारा खजाना सब मेरे नियंत्रण में है। अब सीधी बात सुनो। डाका, जी हाँ, ये एक डाका है। अपनी इनर वर्ल्ड में छिपाया गया सारा खजाना चुपचाप मेरे हवाले कर दो। वो कुत्ता भौंकता है कि ऐ लड़के, अपनी औकात में रह, मैं कोई मोम का पुतला नहीं हूँ। किनशू अपनी पावर्स को थोड़ा सा दिखाता है तो कुत्ता रोने लगता है कि अरे बाप रे, ये लड़का तो सच में गंभीर है। वो बूढ़ा चिल्लाता है कि मैंने पूरे कॉन्टिनेंट की पुरानी कब्रें खोदी हैं। बड़े बड़े सेक्ट्स मुझसे डरते हैं, तू मुझे धमकी मत दे। लेकिन जब किनशू अपनी स्पिरिचुअल फायर जलाकर उस कुत्ते और बूढ़े को भूनने लगता है तो कुत्ता दर्द से चीखता है, लड़के अगर दम है तो सच में भून दे। लेकिन फिर टांग कहता है कि ठीक है, मैं तुझे आधा खजाना देने को तैयार हूँ, पहले ये आग हटाओ। किनशू कहता है कि मुझे आधा नहीं, पूरा चाहिए। आग की लपटें तेज़ होते ही वे दोनों हार मान लेते हैं। वे अपनी इनर वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलते हैं और सारा खजाना बाहर निकाल देते हैं। रत्नों, जड़ी बूटियों, स्पिरिट स्टोन्स और प्राचीन ग्रंथों का ढेर लग जाता है। किनशू मुस्कुराते हुए आग बुझाता है और कहता है कि अगर पहले ही इतने आज्ञाकारी बन जाते तो ये बारबेक्यू सहना न पड़ता। वो कुत्ता बड़बड़ाता है कि मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, एक छोटे से लड़के ने मुझे भून कर रख दिया। किनशू कहता है कि चिंता मत करो, मेरी ज़ुबान पक्की है, अब से मेरे पीछे पीछे चलो, हो सकता है किसी दिन मैं तुम्हें ऐश आराम की ज़िंदगी दे दूं। किनशू सारा खजाना समेट लेता है। उसके पास अब 4 सेंट वेपन्स, 2 सेंट कॉर्प्सेस और अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स आ चुके थे। वो सोचता है कि इस बार तो छप्पर फाड़ कर मुनाफा हुआ है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अखाड़े का 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स वाला ब्रॉन्ज डोर नहीं उखाड़ पाया। जब वो मन ही मन सोचता है कि थोड़ा कल्टीवेशन बढ़ाकर उस दरवाजे को लेने जाएगा, तभी उसे पता चलता है कि किसी और ने पूरा अखाड़ा ही गायब कर दिया है। किनशू हंसता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान से बचने के लिए इतना घाटा सहा जा सकता है। मैंने उन दोनों बेवकूफ़ों को तो चड्डी बनियान तक में सीमित कर दिया। वे किसी कोने में बैठकर मुझे कोस रहे होंगे। तभी वहाँ फिर से प्राइमोर्डियल होली लैंड की होली मेडन, ये किंग्यू पहुँचती है। उसके साथ किंगशन होली लैंड का होली सन, लिनजेंगचियन भी था। ये किंग्यू बेहद शालीनता से आगे बढ़ती है। उसकी हवा में लहराती जुल्फ़ें और उसकी आंखों की चमक माहौल में एक अलग ही मिठास भर देती है और कहती है कि दाओइस्ट साथी क्विन,
मेरी कोई गलत मंशा नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको वो लेगेसी मिली है। क्विंशू उसकी खूबसूरत आंखों में झांकता है। माहौल में एक पल के लिए अजीब सा सुकून और अट्रैक्शन छा जाता है, लेकिन तभी लिन जैंगचन बीच में कूद पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि जूनियर सिस्टर क्विंगयू, इस देहाती से बातें करने की क्या ज़रूरत है। खजाना निकाल वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। क्विंशू उस खूबसूरत पल के टूटने पर थोड़ा चिढ़ जाता है और लिन जैंगचन से कहता है कि अगर तूने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी और तेरे पास मौजूद सारे खजाने भी लूट लूँगा। लिन जैंगटियन गुस्से से पागल होकर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन क्विंशू अपनी सुप्रीम बैटल बॉडी को एक्टिवेट करता है और सिर्फ एक वार में लिन जैंगटियन को हज़ारों मील दूर हवा में उड़ा देता है। लिन जैंगटियन के साथ आया हुआ उनका सेंट प्रोटेक्टर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो क्विंशू के सामने आता है और कहता है कि यंग बॉय, तुम्हारी ताकत सच में अद्भुत है। तुम एक असली संत की तरह शक्तिशाली हो। मैं अपने होली सन की जान बचाने के लिए बीच में आया हूँ। लिन जैंगटियन ज़मीन पर गिरकर कराहता है। उसका रक्षक उसे समझाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। इसके बाद लिन जैंगटियन अपनी हार स्वीकार करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ किनशू और ये किंगयू रह जाते हैं। ये किंगशू कहती है कि दाओइस्ट किन, आप सच में बहुत अलग हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद आप में एक अजीब सा ठहराव है। क्या आप सच में मुझे उस लेगेसी के बारे में नहीं बताएंगे? किनशू मुस्कुराता है और उसके करीब झुककर कहता है कि मिस ये, मैंने सच में कोई लेगेसी हासिल नहीं की है। क्या आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी? ये किंगयू उसकी आंखों में देखती है। उसे किनशू की बातों में सच्चाई और एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट खबर देने आई हूँ। आज से 3 महीने बाद हॉल ऑफ किंग्स खुलने वाला है और समझाती है कि ये हर 500 साल में एक बार खुलता है। 1000 साल से कम उम्र के जितने भी इनलाइटनमेंट रियल्म कल्टिवेटर्स हैं वे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो इसे पार करता है उसे राजा का खिताब और एक महान अपॉर्चुनिटी मिलता है। किनशू पूछता है कि कैसा अवसर? ये किंगयू फुसफुसाती है कि कहा जाता है कि वहाँ एम्परर बनने का अवसर छिपा हुआ है। किनशू थोड़ा हैरान होता है और हंसकर कहता है कि मिस ये, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए। एम्परर इस दुनिया का सबसे बड़ा वजूद होता है जो एक सोच से आकाश गंगाओं को मिटा सकता है। अगर वहाँ ऐसा मौका होता तो बड़े बड़े प्राचीन संत अब तक आपस में लड़कर मर चुके होते। ये किंगयू कहती है कि ये बात मैंने अपने एल्डर से सुनी है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पास जो ताकत है उससे आप वहाँ बहुत आगे जा सकते हैं। क्या आप वहाँ नहीं आएंगे? किनशू उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कहता है कि अगर वहाँ स्पिरिट स्टोन्स और ताकत बढ़ाने का मौका है तो किनशू वहाँ ज़रूर आएगा। ये किंगयू मुस्कुराती है और कहती है कि तो फिर हॉल ऑफ किंग्स में मुलाकात होगी। दाओइस्ट किन, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो हवा में उड़ जाती है। किनशू उसे दूर जाते हुए देखता है और मन ही मन उसकी ब्यूटी और वाइजनेस की तारीफ़ करता है। इसके बाद किनशू वापस अपने किंगयू सेक्ट लौटता है। उसके पिता किनवुडी और सभी एल्डर्स उसका स्वागत करते हैं। किनशू उनके सामने खजाने का ढेर लगा देता है। उसके पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे कहते हैं कि बेटा ये सब अखाड़े से मिला है। किनशू कहता है कि ये तो बस वो सामान है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे सेक्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए ये काफ़ी है। इसमें एनलाइटनमेंट रियम के शास्त्र और आर्टिफैक्ट्स हैं। एल्डर्स खुशी से झूम उठते हैं। सेक्ट मास्टर और एल्डर्स आपस में हंसने हंसाने लगते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि सेक्ट मास्टर, आपका बेटा तो अब महामानव बन चुका है, क्या अब इसकी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मेरी बेटी क्विंगिंग इसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। क्विनवुडी हंसते हुए कहते हैं कि पहले तो तुम मेरे बेटे को कचरा कहते थे और रिश्ता तोड़ने की धमकी देते थे, आज तुम्हारी बात बदल गई। एल्डर शर्माते हुए कहते हैं कि अरे भाई, वक्त बदल गया है, ऐसा दामाद किसे नहीं चाहिए। किनशू ये सब देखकर मन ही मन हंसता है और सोचता है कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। ताकत आते ही सबके सुर बदल जाते हैं। हालांकि लियू किंगिंग एक अच्छी लड़की है, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान ताकत बढ़ाने और होली लैंड जाने पर है। इसके बाद किनशू सेक्ट की फॉरबिडन एरिया में जाता है। वहाँ एक प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत से वही प्राचीन एंसेस्टर की आत्मा बाहर निकलती है। एंसेस्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पोते, तुम आ गए।
क्विंशू कहता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं अखाड़े का वो ब्रॉन्ज हॉल आपके लिए ले आया हूँ। एंसेस्टर खुश होकर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। 3000 सालों की मेरी टीस अब पूरी होने वाली है। एंसेस्टर बताते हैं कि उनका शरीर इस ताबूत में है और उनकी आत्मा इसमें निवास करती है। वे कहते हैं कि 1 महीने बाद हम क्विंचन होली लैंड के लिए रवाना होंगे। मैं 3000 साल बाद अपनी मातृभूमि लौटूंगा और अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। क्विंशू मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है दादाजी, आपके साथ जाने से मुझे भी होली लैंड में एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ आसमान में उड़ते हुए रथ पर ये किंग्यू और उसकी शिष्याएं जा रही थीं। शिष्या पूछती है कि होली मेडन, उस देहाती लड़के ने आपकी कोई इज्जत नहीं की, फिर भी आपने उसे हॉल ऑफ किंग्स के बारे में क्यों बताया? ये किंग्यू खिड़की से बाहर देखते हुए एक ठंडी सांस लेती है। उसकी आंखों में किंशू की वो निडर और शक्तिशाली छवि तैर रही थी। वो बहुत ही धीमे और गंभीर स्वर में कहती है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। जो इंसान बिना किसी होली लैंड के सहारे के अकेले अपने दम पर होली सनलिन जेंगटियन को एक वार में उड़ा सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी पीठ पीछे कोई सेक्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने दम पर खड़ा है और यही बात उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक बनाती है। भविष्य में वो क्या बनेगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उससे दुश्मनी लेने के बजाय एक अच्छा रिश्ता बनाना ही बुद्धिमानी है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि क्विंशू अपने रेजिडेंस की ओर बढ़ रहा होता है। तभी दूर से कोई उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। क्विंशू मन ही मन सोचता है कि ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। क्या ये अभी भी उस हेलमेट और पुराने हथियारों के बारे में सोच रहा है और यहाँ मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने आया है? तभी सीनियर सिस्टर लियू वहाँ पहुँचती है। क्विंशू मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर लियू, ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आप भी वापस अपने घर लौट आई हैं। मेरे पिता ने कहा था कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है और आपकी कल्टीवेशन अब उनके स्तर से भी काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। सीनियर सिस्टर लियू बहुत ही विनम्रता से कहती है कि इस अप्रिशिएशन के लिए आपका धन्यवाद एल्डर, लेकिन मुझे बस कुछ अच्छे अवसर और भाग्य का साथ मिल गया था। क्विंशू उससे पूछता है कि सीनियर सिस्टर, आप यहाँ किसी खास बात या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने आई हैं तो कृपया बिना किसी झिझक के खुलकर कहिए। भले ही आपने अतीत में मुझे कई बार बुरी तरह पीटा था और मुझे 3 दिन 4 घंटे और 2 पहर तक बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं दिल में पुरानी रंजिशें रखने वाला इंसान नहीं हूँ। सीनियर सिस्टर लियू थोड़ा गंभीर होकर बताती है कि मुझे नासेंट सोल रियल्म में प्रवेश करते समय एक बहुत बड़े ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिता ने मुझे प्रोफाउंड कोर रियल्म के अंतिम शिखर पर अटकी इस समस्या का समाधान पाने के लिए आपके पास भेजा है। हालांकि एल्डर चाहते तो किसी डिवाइन पैलेस रियल्म के महान योद्धा से मुझे गाइडेंस दिला सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िद करके मुझे आपके पास ही भेजा। जब मैं सभा भवन के बाहर खड़ी थी तो मैंने अंदर से कुछ धुंधले शब्द सुने थे, जैसे कि ये जोड़ी तो हेवन में बनी एक अटूट जोड़ी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मामला वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है। क्विंशू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ सीनियर सिस्टर, लेकिन प्लीज़ यहीं रुकिए। मैं नासेंट सोल रियल्म में कदम रखने और उस ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ने में आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। अब आप मेरी बात पर भरोसा करती हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। वैसे भी आपके पास इस समय कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद लेने के लिए तैयार हैं? सीनियर सिस्टर लियू कहती है कि हाँ, मैंने पास्ट में आपको बहुत पीटा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जूनियर, मेरी मदद पाना इतना आसान नहीं। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या सीनियर सिस्टर लियू इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का खर्च उठा सकती हैं। सीनियर सिस्टर लियू थोड़ा चिढ़कर कहती है कि तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स की मांग करने का असली मतलब क्या है? मेरे पिता ने मुझे साफ साफ बताया था कि इस बार तुम्हें बहुत बड़ा अवसर मिला है और यहाँ तक कि सेक्ट ने भी तुम्हारे लिए अनगिनत संसाधन छोड़ रखे हैं। फिर भी तुम मेरे इस छोटे से स्पिरिट स्टोन्स के कलेक्शन की परवाह कर रहे हो। अगर तुम अभी भी पास्ट में घायल होने की पुरानी रंजिश अपने मन में दबाकर बैठे हो तो तुम साफ साफ कह सकते हो। मुझे इस तरह अपमानित करने और मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्विंशू तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, आपने मुझे पूरी तरह से गलत समझ लिया है। मैं ये सब सिर्फ आपकी भलाई और आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहा हूँ। आखिरकार आप भी ये नहीं चाहेंगी कि वापस जाकर ग्रैंड एल्डर की रोज़ रोज़ की चिक चिक और शादी की बातों को सुने। मेरी स्पिरिट स्टोन्स की ये मांग सिर्फ इसलिए है ताकि ग्रैंड एल्डर शाओ चिंकिंग के मन में जो भी अजीब विचार पनप रहे हैं वे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें। इससे वे जल्द से जल्द उस विचार से पीछे हट जाएंगे और भविष्य में आपको और मुझे दोनों को किसी भी झंझट से बचा लेंगे। चलिए केवल एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन में ये सौदा तय करते हैं। सीनियर सिस्टर लियू मुस्कुराती है और कहती है कि तुम सच में बहुत चालाक और सीधे इंसान हो।
किंशु तुरंत कहता है कि चिंता मत करो, ये मास्टर पैसा लेता है तो काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि पैसे के बदले तुम्हें जो ज्ञान और मार्गदर्शन मिलेगा वो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगा और तुम्हारी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। वो आगे कहती है कि तुम्हारी प्रतिभा सच में अमेजिंग और एस्टॉनिशिंग है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाने वाले इंसान हो। किंशु कहता है कि कल से आपको यहाँ दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर सिस्टर ल्यू हैरान होकर पूछती है कि क्यों। किंशु जवाब देता है कि आप पहले ही इन्फेंट्रियम के शुरुआती चरण तक पहुँच चुकी हैं, अब आपको किसी और मार्गदर्शन या मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा केवल एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बदले आप मुझसे कब तक पढ़ाने की उम्मीद रखती हैं? जल्दी कीजिए और यहाँ से जाइए, मुफ्त में ज्ञान लेने और यहाँ मंडराने की कोशिश मत कीजिए। सीनियर सिस्टर ल्यू दिल से उसका धन्यवाद करते हुए कहती है कि इन पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा दिए गए बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जूनियर ब्रदर। मेरे पास आपका ये एहसान चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। किंशु मन ही मन सोचता है कि रुको रुको, मुझे कोई धन्यवाद या एहसान चुकाने की बातें नहीं चाहिए। इस लड़की की आंखें मेरी तरफ जिस तरह से देख रही हैं वो दिन ब दिन और भी अजीब और गहरी होती जा रही हैं। सही यही होगा कि मैं समय रहते इससे थोड़ी दूरी बना लूं ताकि भविष्य की किसी भी उलझन से बचा जा सके। वैसे भी मैं बहुत जल्द होली लैंड की लंबी यात्रा पर निकलने वाला हूं जो यहाँ से बहुत दूर है। इससे मैं इन बेवजह के मामलों और झंझटों से पूरी तरह बच जाऊंगा। इसके बाद किंशु अपने पूर्वज के पास जाता है और कहता है कि एंसेस्टर, मैंने सेक्ट के अंदर सभी तरह के इंतज़ाम और सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी है। अब चलिए हम किंगशन होली लैंड के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एंसेस्टर संतुष्ट होकर कहते हैं कि जब सारे इंतज़ाम हो चुके हैं तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं। किंशु दूर जाते हुए अपने पुराने सेक्ट को देखता है और सोचता है कि न जाने मैं दोबारा इस किंगयू सेक्ट में कब वापस लौट पाऊंगा। मैंने यहाँ अपनी तरफ से ढेरों संसाधन, एक बेहद शक्तिशाली सॉर्ड फॉर्मेशन दिया है। मैंने अपनी अनुसार सब कुछ कर दिया है। अब बाकी सब कुछ इस एंशिएंट होली बॉडी की किस्मत और उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ सेक्ट के बड़े बुजुर्ग शू को दूर जाते देख गर्व और चिंता के मिले जुले एहसास से भर जाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम कितने निडर और शक्तिशाली हो चुके हो लड़के, जो बिना मुझे बताए अपने पंख फैलाकर इतने बड़े रास्ते पर निकल गए। लेकिन आखिरकार तुम होली लैंड जा रहे हो जहाँ तुम्हें होली सन के प्रतिष्ठित पद के लिए भयानक प्रतिस्पर्धा करनी होगी। वहाँ की एक छोटी सी चूक भी तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इस क्विंगयून सेक्ट की तुलना में होली लैंड एक ऐसी जगह है जो जिंदा इंसानों को बिना चबाए निगल जाती है। प्यारे बच्चे, तुम्हें हर हाल में सुरक्षित और सही सलामत रहना होगा। ये बूढ़ा इंसान उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है जब तुम होली लैंड में जाकर उस होली सन के सिंहासन पर पूरे सम्मान और शान के साथ कब्जा करोगे। इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।